वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। साथियों, जब भी एक नया लैपटॉप परचेज करने की बात आती है तो जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि लैपटॉप कौन सा खरीदे, बजट कितना रखें। बजट भी हमारा अच्छा खासा है तो कहीं जहाँ से परचेज कर रहे हैं हम, वो दुकानदार कहीं हमको लूट ना ले, कहीं ऑनलाइन खरीदे तो महंगा ना पड़ जाए। तो आखिर हम कौन सा लैपटॉप लें। कोई भी लैपटॉप परचेज करने से पहले 5 खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे अगर ये 5 बातें आप नोटिस कर लेंगे तो। देखिए, आपके पास जो भी बजट है, जिस भी बजट का लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हैं वो आपको कितना बड़ा लैपटॉप चाहिए, यानी कि उसका साइज क्या चाहिए। आपको 14 इंची में चाहिए, 15 इंची लैपटॉप चाहिए, 17 इंची लैपटॉप चाहिए, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें तो एक चीज़ फिक्स हो जाएगी कि आपने जो लैपटॉप खरीदना है वो आपने किस साइज का खरीदना है। दूसरी चीज़ खास ध्यान रखने की है सर्विस, कि जब भी कोई लैपटॉप खरीदे, जहाँ से भी खरीदे, तो कोई नज़दीकी लोकल सर्विस सेंटर की उपलब्धता देख ले कि उसका जो सर्विस सेंटर है आपके एरिया के नज़दीक पड़ता है, आपको सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी खास बात ध्यान रखने की है कि जब भी आपको सर्विस की जरूरत पड़े तो आप फटाफट उसकी सर्विस करवा सकें। तो ये तो हो गई नॉर्मल 2 बातें जो हमने हमेशा ध्यान रखनी है। अब बाकी की जो 3 बातें हैं वो आते हैं स्पेसिफिकेशंस को लेकर के। अब हल्के से चलते हैं। सबसे पहली स्पेसिफिकेशन रैम, उसके अंदर हम कितनी लें। देखो, रैम मिनिमम, यदि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप होम यूज़ के लिए काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस पे छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो रैम कम से कम आज के दिन आप 8 GB रैम परचेज करें। क्योंकि 4 GB रैम यदि आप ले लेंगे और बाय द वे आपने भविष्य में उसमें कुछ कोडिंग करनी पड़ गई या फिर थोड़ा बहुत फोटो एडिटिंग का काम करना पड़ गया, तो सिस्टम आपका स्लो पड़ेगा, लैग मारेगा। इसलिए कम से कम 8 GB रैम आप डिसाइड करके चले, इससे कम रैम आप बिल्कुल भी ना लें। बजट यदि आपका कम पड़ता है तो 1500 रुपये बढ़ा लें, रैम में कम ना करें। अब कम से कम 8 GB की रैम क्यों लेनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी कार्य प्रणाली समझा देता हूँ। देखिए, रैम क्या करती है। रैम हमारा रीड और राइट का काम करती है। जब भी हम कोई भी टास्क ओपन करते हैं, टास्क का मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, और जब हमको एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ रन करने होते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक बार में रन होते हैं। यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी के अंदर हो रही होती है, जो कि होती है रैम। और रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा हम उतनी ही टास्क एक साथ ओपन कर सकते हैं। रैम का साइज कम होगा, टास्क हम ज़्यादा ओपन करेंगे तो हमारा सिस्टम स्लो करेगा, रुकेगा, परेशान करेगा। इसलिए 8 GB रैम मिनिमम ले। आपका बजट ज़्यादा है तो आप 16 GB या फिर आप 32 GB रैम भी ले सकते हैं। इसके बाद मेमोरी डिवाइस की। भाई, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी हो, कितनी स्टोरेज हम रख सकें, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कितनी मेमोरी रखना चाह रहे हैं। लैपटॉप्स में मेमोरी स्टोरेज के लिए 2 प्रकार की डिस्क लगी होती है, एक SSD और एक SSD। SSD की रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है मुकाबले SSD के। किसी लैपटॉप में दोनों लगी होती है। SSD होती है, उसकी क्षमता कम होती है, और हार्ड डिस्क की क्षमता ज़्यादा होती है। क्योंकि स्टोरेज के लिए हमको यदि मटेरियल इकट्ठा रखना है तो उसको हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। SSD हमारा बूटेबल के लिए काम आ जाएगा, जिसके अंदर विंडोज या सॉफ्टवेयर्स रन कराने के लिए काम में लेते हैं, जिससे कि हमको स्पीड थोड़ी सी अच्छी देखने को मिले। तो इसमें यदि आपको कम मेमोरी चाहिए तो आप 512 GB SSD के साथ ले सकते हैं। ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो आप 250 GB SSD प्लस 1 TB या इससे अबव हार्ड डिस्क के साथ लैपटॉप ले सकते हैं। अब आती है हमारे पास एक मेन डिवाइस, इसका प्रोसेसर यानी कि CPU सबसे खास चीज़ है, सबसे ध्यान में देने की चीज़ है। अब देखिए, CPU में आपको 2 नाम सुनने को मिलेंगे, इंटेल और AMD। अब इंटेल और AMD दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इनकी स्पीड के लिए भी साल दर साल कभी इंटेल थोड़ा सा अप मिलता है, कभी AMD थोड़ा अप मिलता है, बट परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। रेट कंपैरिजन के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा रेट का कंपैरिजन भी नहीं मिलेगा। किसी भी कंपनी का खरीदें आप लैपटॉप, उनमें भी आपको 500-700 रुपये का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। अब CPU के अंदर हमने क्या देखना है।
सबसे पहले इंटेल की तरफ चलते हैं। इंटेल के अंदर आपको मिलेंगे कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये कोर i9 तक आपको मिलेगा। इसी प्रकार AMD के अंदर मिलते हैं Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। ये इनके अलग अलग अपडेशन है, क्योंकि समय दर समय हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा अपडेट करती रहती है। अब इनमें भी कुछ चीज़ें होती है जनरेशन की। अब देखिए, जो सारा खेल होता है वो जनरेशन का होता है। जिस प्रकार से इंटेल के प्रोसेसर में होती है जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से AMD Ryzen में भी जनरेशन बनी होती है। अब मान लीजिए किसी भी एक लैपटॉप का प्राइस हम देखें कोर i3 का, तो उसका प्राइस कहीं पे तो आपको 25,000 भी मिलेगा और हो सकता है कहीं पे आपको 50,000 भी मिले। और आपने 50,000 प्राइस देख करके ऑफलाइन मार्केट में जाके बताया, तो वो आपको ये कहेगा कि मैं आपको कोर i3 लैपटॉप 35,000 में दे दूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे। बट कोर i3 तो 25,000 का भी आता है। फिर क्या फ़र्क है? ये फ़र्क जनरेशन का ही फ़र्क होता है, जो डे बाय डे अपडेट जो होती है, जो हमको अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वो सारे जनरेशन का खेल होता है। हम देखें, आज से 6 साल या 7 साल पहले कोर i3 जब प्रोसेसर आया था, सेकंड जनरेशन प्रोसेसर, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो, और आज के दिन जब आ रहा है कोर i3 14 जनरेशन, और उसकी परफॉर्मेंस में दिन रात का फ़र्क है। हम उस लैपटॉप में सिर्फ छोटे छोटे गेम चला सकते हैं, जबकि 14 जनरेशन के अंदर हम बड़े और हैवी गेम भी अच्छे से चला सकते हैं। अब कोर i3 जितने भी प्रोसेसर हैं, कोर i3 सेकंड जनरेशन से लेकर के कोर i3 10 जनरेशन तक आपको वहाँ पे 2 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलते हैं। अब ये कोर और थ्रेड क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं। पहले जनरेशन्स और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम कोर i5 पे चलते हैं, तो वहाँ पे सेकंड, थर्ड, फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपको वहाँ पे 4 कोर मिलेंगे और 4 से 6 थ्रेड तक को देखने के मिलेंगे। और जैसे ही हम 11th, 12th, 13 जनरेशन के ऊपर जाते हैं, तो हमारे कोर बढ़ जाते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे देखें, हम देखें कोर i3, हम कोर i3 को एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। हम चाहे कोर i5 लें, 7, 9, उसमें उसी के रेशियो से आपको वो सारी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब कोर i3 में हम देखें, सेकंड जनरेशन के अंदर 2 कोर और 4 थ्रेड होते हैं। थर्ड जनरेशन में भी ये होते हैं, फोर्थ में भी इतने ही होते हैं, फिफ्थ में भी होते हैं, सिक्स्थ में भी इतने होते हैं। बट रेट का क्या फ़र्क है? फिर रेट क्यों बढ़ता है? वहाँ पे सिर्फ इनकी क्लॉक स्पीड जो होती है, जो प्रोसेसर की जो रीड राइट करने की क्षमता और जो हमको आउटपुट देने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है। उसको रीड करने की मतलब उसकी क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होकर के 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। हर एक जनरेशन में अलग अलग जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। अब लैपटॉप में एक चीज़ और होती है, जब लैपटॉप के नंबर आप देखते हो, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कोर i3 1215U या फिर 1520P, तो लास्ट में जो U, P, H और G जो डिजिट्स हैं, इनका क्या मतलब है? ये भी हमारे प्राइस में काफ़ी डिफरेंस डालते हैं और हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हम इनका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर, यानी कि यहाँ पे ये जो पावर है वो कम कंज्यूम करता है, कम पावर लेता है और बैटरी बैकअप ज़्यादा हमको मिलता है। बट इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी परफॉर्मेंस भी कम होती है। P सीरीज वाले जितने लैपटॉप होते हैं वो ओनली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं। यहाँ पे बैटरी बैकअप और पावर कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बैटरी कम बैकअप देती है, पावर ज़्यादा लेता है, बट परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और हम H की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी टास्क यूज करा सकते हैं, बड़े बड़े गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे हमको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, बट ये पावर भी उतनी ही कंज्यूम करता है। बैटरी बैकअप बाकी के मुकाबले थोड़ा सा कम देता है। इसी प्रकार G का होता है। तो जब भी लैपटॉप खरीदे, आप पहले तो क्या देखें, उसका U, P, G, H ये चेक कर लें कि आपको किस टाइप का लैपटॉप चाहिए। दूसरा, आप काम क्या कर रहे हैं। यदि आपका सिंपली थोड़ा सा होमवर्क का काम है, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है, तो आप कोर i3 थर्ड, 5, 6 जनरेशन लैपटॉप आंख बंद करके ले सकते हैं। और यदि आप थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, छोटे मोटे गेम खेलते हैं, थोड़ी बहुत कोडिंग करते हैं, तो आप 10 जनरेशन से कम कोई भी ना ले, चाहे कोर i3 ले या कोर i5 ले। और यदि आपकी टास्क और भी हैवी होती है, तो उस स्थिति में
आप कोर i7 के ऊपर चले जाएं और 11th जनरेशन से कम कोई भी लैपटॉप ना परचेज करें। वहां पे आपकी रैम भी कम से कम 16 GB की होनी चाहिए, और यदि आप OBS या प्रीमियर प्रो यूज करते हैं तो आपकी रैम कम से कम 32 GB की वहां पे होनी चाहिए। तो ये थोड़े से हाई बजट के लैपटॉप होते हैं, और उस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस चीज़ के लिए आप लैपटॉप परचेज ना करें, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ते हैं। आप डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप को जब मर्जी हम अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइस में भी 8 से 10 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब करते हैं कोर की बात। देखिए, कोर और थ्रेड को मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कोर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करा दूं। कोर का मतलब होता है कि हमारी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको अलग अलग कितने रूम मिले हुए हैं। एक तो हम एक ही जगह पे काम कराएं सारी टास्क को, एक हमारे पास यदि दो अलग अलग जगह है जहाँ पे एक जगह पे हम एक टास्क को क्लियर करा रहे हैं, एक जगह पे दूसरी टास्क को क्लियर करा रहे हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा फास्ट होगा, परफॉर्मेंस हमको अच्छी मिलेगी। तो जहाँ पे दो रूम बने होंगे एक प्रोसेसर के अंदर, मतलब दो कोर जहाँ पे होंगे वहाँ पे हमको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। इसी प्रकार हम 4 कोर पे जाएं तो हम 4 टास्क अलग अलग जगह पे एक साथ चला सकते हैं, एक साथ हम परफॉर्म करा सकते हैं। अब इन कोर में भी 2 प्रकार के कोर होते हैं, परफॉर्मेंस कोर होते हैं, एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, फिर थ्रेड होते हैं, इसी प्रकार से कैचे मेमोरी होती है। ये सारा मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो के अंदर, वो सारा आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप ये जो मैंने 5 बातें बताई हैं, जब भी लैपटॉप परचेज करें तो हमको 5 क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आप यहाँ से देखें और डिसाइड करके अपना बजट तय करके उसके बाद लैपटॉप परचेज करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।